हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का जो सिलेबस है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ईसीटी के बारे में। जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। तो जो हम साइकेट्रिक पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जो ईसीटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईसीटी है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीनी सरलेटी इन अप्रैल 1938। अप्रैल 1938 में इंट्रोड्यूस की थी और सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस की थी बीनी सरलेटी ने। उसके बाद डेफिनेशन है ईसीटी है क्या? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड mal सीजर्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द ब्रेन। तो ईसीटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और जिससे क्या आते हैं, ग्रैंड mal सीजर इंड्यूस होते हैं। तो दैट अकर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी के अंदर, जब हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को, तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाइलेटरली, एक होते हैं यूनिलेटरली। जो बाइलेटरली होते हैं वो दोनों साइड हम रखते होते हैं फ्रंटो टेम्पोरल एरिया पे, और जो यूनिलेटरल होते हैं वो एक साइड में रखे जाते हैं, वो दोनों साइड नहीं लगाते। तो बाइलेटरली जो हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कैंथस ऑफ आई, जो ये आउटर साइड होती है आई की, इसको बोलते हैं कैंथस ऑफ आई। कैंथस ऑफ आई से दिस इज द टर्गस ऑफ ईयर, तो कैंथस ऑफ आई से हम टर्गस ऑफ ईयर तक जो है इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। और उसके मिड पॉइंट पे, जहाँ पे कैंथस ऑफ आई से टर्गस ऑफ ईयर का जो लाइन ड्रॉ हमने की है उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबो जो है वो हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं इन केस ऑफ बाइलेटरल और यूनिलेटरल ईसीटी। ठीक है, तो आउटर कैंथस ऑफ आई वी पुट अ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम आउटर कैंथस ऑफ आई टू द टर्गस ऑफ ईयर एंड मिड पॉइंट 2.5 to 4 सेंटीमीटर अबो द मिड पॉइंट वी पुट द इलेक्ट्रोड्स। तो जो बाइलेटरल में है फ्रंटो टेम्पोरल, ये फ्रंटल एरिया है, पीछे जो है वो टेम्पोरल एरिया है। तो फ्रंटो टेम्पोरल रीजन के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। लेकिन जो यूनिलेटरल होते हैं उसमें हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हमने प्लेस किए हैं वो नॉन डोमिनेंट साइड में हम प्लेस करते हैं। जैसे कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो हम लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेस करते हैं इन केस ऑफ द यूनिलेटरल ईसीटी। उसके बाद पैरामीटर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट को लेकर, कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम देते हैं उसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइम तक हमने देना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिक करंट की दैट इज द 70 to 120 वोल्ट, एंड ड्यूरेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट का दैट इज 0.7 to 1.5 सेकेंड तक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट हम दे सकते हैं। उसके बाद जो सीजर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैंड mal सीजर्स बोलते हैं। जो ग्रैंड mal सीजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टॉनिक फेज और क्लोनिक फेज। दो तरह के सीजर आते हैं। जो टॉनिक फेज होता है वो 10 to 15 सेकेंड का होता है, और जो क्लोनिक फेज होता है वो 30 to 60 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो ग्रैंड mal सीजर में दो फेजेस बताएंगे हम, टॉनिक फेज और क्लोनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी जो होती है वो टाइट हो जाती है एकदम से, और क्लोनिक फेज में क्या है, एकदम से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो टॉनिक फेज 10 to 15 सेकेंड का होता है, और जो क्लोनिक फेज होता है वो 30 to 60 सेकेंड का होता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है ड्रग्स कौन सी यूज करते हैं जब हम ईसीटी देते हैं। तो कुछ ड्रग्स यूज करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी। तो ड्यूरिंग ईसीटी एक तो हम यूज करते हैं इंजेक्शन सक्सेनाइल कोलिन 0.5 mg पर केजी देते हैं, इंजेक्शन थियोपेंटोन सोडियम 3 mg पर केजी देते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन 0.3 mg पर केजी देते हैं। तो यहाँ पे इंजेक्शन जो सक्सेनाइल कोलिन है, ये जो होता है सक्सेनाइल कोलिन जो होता है ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। उसके बाद जो इंजेक्शन थियोपेंटोल सोडियम है ये एनेस्थीसिया का काम करता है, एनेस्थेटिक होता है।
और जो इंजेक्शन एट्रोपिन हम देते हैं ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों देते हैं। तो सक्सेनाइल कोलिन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सक्सेनाइल कोलिन जो है वो 0.5 mg पर केजी देते हैं। सक्सेनाइल कोलिन जो है दैट इज ए मसल रिलैक्सेंट। इंजेक्शन थियोपेंटोन सोडियम, this is an anesthetic agent, and injection atropine, this is a used to reduce the respiratory secretions। ठीक है, नहीं तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस सिक्रेट होंगे ड्यूरिंग ईसीटी और जो पेशेंट है उनको एस्पिरेट कर सकता है, तो इसीलिए हम क्या देते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन जो है वो ड्यूरिंग ईसीटी पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ ईसीटी अगर हम देखें तो दो तरह की होती है, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। जो डायरेक्ट ईसीटी है उसमें क्या होता है कि उसमें मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट नहीं दिया जाता, आजकल ये यूज नहीं की जाती है। पहले जो है वो मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो नहीं दिया जाता था ड्यूरिंग ईसीटी, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ईसीटी। इट इज नॉट कॉमन नाउअडेज। उसके बाद आती है मॉडिफाइड ईसीटी। तो मॉडिफाइड ईसीटी में हम क्या यूज करते हैं, साथ में मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं सक्सेनाइल कोलिन, और साथ में एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं थियोपेंटोल सोडियम। तो दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ईसीटी। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम तक हम ईसीटी दे सकते हैं। तो एक वीक में 3 टाइम्स जो है वो हम ईसीटी पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर टोटल ईसीटी की बात करें हम, तो टोटल ईसीटी जो है वो 6 to 8 ईसीटी जो है वो टोटल दे सकते हैं, अप टू 25 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद इंडिकेशंस क्या है, किसको हम देनी है ईसीटी, किसको देनी है। अगर पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है उसको हम ईसीटी दे सकते हैं। पेशेंट को सीवियर कैटाटोनिया है तो हम दे सकते हैं, कैटाटोनिया इज ए मोटर डिसऑर्डर। उसके बाद सीवियर साइकोसिस है पेशेंट को, साइकोटिक डिसऑर्डर हमने पढ़े थे जैसे कि सिजोफ्रेनिया है पेशेंट को, मेनिया है पेशेंट को, तो उस केस में हम ईसीटी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है पेशेंट को, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में हमारा आता है डिमेंशिया और डेलीरियम, तो उस केस में भी हम पेशेंट को ईसीटी जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि किसको ईसीटी नहीं देनी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक होती है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि चाहे कुछ हो आपने ईसीटी इस केस में नहीं देनी है अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेज्ड है, आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप पेशेंट को ईसीटी नहीं दोगे। तो दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर अ ईसीटी। उसके बाद रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर ज्यादा ही जरूरी है तो आप जो है प्रिकॉशंस के साथ जो है वो ईसीटी दे सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सेरिब्रल हेमरेज है, वैसे जर्नली नहीं देंगे, सेरिब्रल हेमरेज है पेशेंट को, ब्रेन ट्यूमर है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, एमआई का पेशेंट है, या फिर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, उस केस में नहीं देंगे। रेटाइनल डिटैचमेंट हो रखी है पेशेंट को, उस केस में हम ईसीटी नहीं देंगे। पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है, तो इन केसेस में हम पेशेंट को ईसीटी जो है वो नहीं देंगे। दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। उसके बाद साइड इफेक्ट्स आते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे ईसीटी के बाद पेशेंट को, जनरली क्या होता है, पेशेंट ओरिएंटेशन नहीं होती, पेशेंट को ईसीटी के बाद डिसओरिएंटेशन होती है, तो पेशेंट को कंफ्यूजन होगा ईसीटी के बाद और पेशेंट है वो रेस्टलेसनेस फील करता है। उसके बाद है मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाती है पेशेंट की, पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है या मसल एक होता है ईसीटी के बाद में, पेशेंट वीक फील करता है, कई बार पेशेंट जो है वो टंग बाइट कर सकता है, और पेशेंट को क्या है वो फटीग फील होती है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ईसीटी। उसके बाद हमारी आती है प्रिपरेशन कि बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी हमारा जो है वो नर्सिंग का क्या रोल है। तो सबसे पहले बिफोर ईसीटी अगर किसी भी पेशेंट को ईसीटी हमने देनी है तो सबसे पहले हम प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे कि उसकी ईसीटी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ईसीटी देने से पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करेंगे पेशेंट का, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट के सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे और पेशेंट की ईसीजी करेंगे। तो ये सारे के सारी चीजें हम बिफोर ईसीटी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि ईसीटी से पहले हमने पेशेंट का या फिर जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हम प्रोसीजर के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर्स के हम साइड इफेक्ट्स पहले ही बता देंगे कि ये साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं प्रोसीजर के। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हम जो है प्रोसीजर के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट ने अगर कोई डेंचर है, कोई पिन वगैरह है तो वो रिमूव कर देंगे। कोई भी आर्टिफिशियल मेटल का कुछ डाला हुआ है तो वो चीज हम उसकी रिमूव कर देंगे बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, बिफोर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस है वो मॉनिटर करेंगे। और इसमें और क्या आता है हमारा मिडनाइट एनपीओ। पेशेंट को हम क्या रखते हैं, मिडनाइट पेशेंट को क्या रखेंगे, एनपीओ, नील परोली। ठीक है, पेशेंट को कुछ नहीं देना है मिडनाइट के बाद। उसके बाद हम आता है कि ड्यूरिंग ईसीटी हमने क्या करना है। तो ड्यूरिंग ईसीटी जितने भी हमने ड्रग्स पढ़ी है वो ड्यूरिंग ईसीटी देते हैं हम पेशेंट को। और ड्यूरिंग ईसीटी हमने कार्डिक मॉनिटरिंग करनी है और ब्रेन मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की। वाइटल्स देखेंगे ड्यूरिंग ईसीटी, साथ में हम बीपी मॉनिटर करेंगे, पेशेंट की सैचुरेशन चेक करेंगे ईसीटी अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं। और साथ में हम पेशेंट की ईईजी, इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राफी, ईईजी भी चेक करते हैं, ब्रेन की मॉनिटरिंग करते हैं, ईसीजी देखेंगे, हार्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट का बीपी चेक करेंगे, पेशेंट के जितने भी वाइटल्स हैं वो सारे चेक करेंगे। और इसके अलावा पेशेंट की सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे, पेशेंट का सैचुरेशन लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखना है क्योंकि जब ईसीटी हम देते हैं पेशेंट को तो एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आती है तो पेशेंट को जो है वो फ्रैक्चर होने का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी ईसीटी हम पास कर रहे हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक हम दे रहे हैं, तो जो एक्सट्रीमिटीज है उनको हम क्या है बांध देंगे। ठीक है, ताकि उसकी मूवमेंट्स ना हो। उसके बाद आता है आफ्टर ईसीजी हमने क्या करना है। तो आफ्टर ईसीजी हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो है वाइटल्स हमने मॉनिटर करने हैं। ईसीटी के बाद पेशेंट के वाइटल्स देखेंगे नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद आता है ईसीटी के बाद पेशेंट को क्या है, हमने पढ़ा कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन होती है तो पेशेंट को ओरिएंटेशन देंगे एनवायरनमेंट को लेके। पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे क्योंकि पेशेंट कंफ्यूजन होता है, पेशेंट रेस्टलेस होता है तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, तो पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आफ्टर ईसीटी और क्या करेंगे हम, गैग रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है ईसीटी के बाद। जब तक पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स नहीं आता है तब तक हम पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरिंग ईसीटी हम पेशेंट को आईवी लाइन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, आईवी फ्लूइड जो है वो पेशेंट को शुरू कर देते हैं। लेकिन पेशेंट को एनपीओ रखते हैं जब तक कि उसका गैग रिफ्लेक्स नहीं आता है तब तक हम पेशेंट को कुछ भी ओरली जो है वो अलाउड नहीं करेंगे, पेशेंट को ओरली फ्लूइड भी हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था ईसीटी। बिफोर ईसीटी हमने किन चीजों का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग ईसीटी क्या करना है, और आफ्टर ईसीटी जो है वो हमने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हम डेली के डेली जो है वो वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।